क्या कहना है? देखिए, बड़ौदा उपचुनाव जो है हमारे साथी रहे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे। श्री कृष्ण हुड्डा जी के देहांत के बाद ये सीट जो है खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। पारंपरिक तौर पर ये कांग्रेस पार्टी की सीट रही है और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने, और यहाँ पर बहुत से विकास के कार्य भी हुए और ये परिवार जैसा हमारा ये क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, उसके लिए सभी दल अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जैसा हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, जब डेट आएंगी तब आएंगी, उससे पहले हम लोग बड़ौदा उपचुनाव में जितने भी हमारे गांव में, जितने पूरे क्षेत्र के सभी हमारे साथी हैं, केवल आज हम लोग उसकी एक शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी इसकी शुरुआत हुई है। गांव में जाएंगे, यहाँ की जो भी भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार से पूरा प्रदेश त्रस्त है, और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र भी कोई हल्का है, ये केवल इनको जब उपचुनाव की बात आई है तब याद आया है। तो आज केवल जनसंपर्क के तहत सभी साथियों से मिलने के लिए यहाँ पर आने का कार्यक्रम है। लेकिन बीजेपी के दोनों के नेता जो है यहाँ जीत का दावा कर रहे हैं, आपकी बार बड़ी कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में विकास नहीं है। जिस समय देखिए कांग्रेस पार्टी का राज था, यही जेजेपी के लोग जो पहले लोकदल था और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बात कहते थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने केवल और केवल रोहतक, सोनीपत, झज्जर में काम करवाए हैं। इन्हीं की पुरानी स्पीचेस आप सारी निकाल के देख लेना, जिसमें ये लोग बार बार यही कह रहे थे कि केवल और केवल रोहतक, सोनीपत और झज्जर में काम हुए हैं। और आज सोनीपत में क्या इनको इतनी बड़ी बड़ी जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेज है, वही मेडिकल कॉलेज 100 साल के बाद यहाँ पर बीपीएस मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पर बना, बीपीएस यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी। यहाँ पर बल्कि रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, जो कि ये सरकार जो है उसको अपनी इनकी पॉलिसीज नहीं है, कोई विजन नहीं है, उसकी वजह से ये रुक गई। नहीं तो हजारों लाखों युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलता, इन्वेस्टमेंट होती, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज और आती। जींद, गोहाना, सोनीपत हमारी जो रेलवे लाइन है वो यहाँ से जुड़ी है। हमारा एजुकेशन हब बना सोनीपत जिला, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसमें बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान आए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे समय में उसकी फाउंडेशन हो गई थी, उसकी बिल्डिंग बन रही थी, उसका कार्य जो है उस समय चल रहा था। अभी तक 6 साल होने वाले हैं, सरकार ने आज तक उसमें एडमिशन्स तक नहीं करवाए। और भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जहाँ तक मैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, तो चाहे वो पीने के पानी की समस्या है, उसका समाधान की बात थी, इंटरनल रोड्स की बात थी, गलियों नालियों की बात थी, बिजली की समस्या का समाधान करने की बात थी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और जेजेपी जो उनका साथी है उनसे पूछना चाहती हूँ, आज से 1 साल पहले तो आप बीजेपी को गालियां दे रहे थे कि उन्होंने कुछ किया नहीं। अब आप ठीक है, आप उनके अलायंस में तो आप उनकी भाषा बोलेंगे, आप जरूर बताएं कि जब बड़ौदा हल्के में आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी ने 5-5 करोड़ रुपए विधायक निधि कोष के दिए जाने की बात थी, जब उन्होंने उनकी तरफ से भी एस्टिमेट्स गए थे, हमारे भाई जगबीर मलिक जी भी उसको फॉलो अप कर रहे थे, 1 रुपया तो उन्होंने आज तक दिया नहीं। अब क्योंकि उपचुनाव है तो मुख्यमंत्री जी भी आना चाह रहे हैं, उनके मंत्रियों को भेज रहे हैं, दूसरे लोग भी आए हैं, तो उनसे पूछेंगे कि उपचुनाव है तभी आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की। वैसे तो आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक और 90 विधानसभा क्षेत्र हमारे लिए एक है, तो फिर क्यों इस क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी हुई? यहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा समझदार है। कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की पॉलिसीज के प्रति उनकी एक आस्था है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ उनका एक लगाव है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ लगाव है, और हमारे जितने भी यहाँ के विधायक हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्षेत्र की सेवा करने का काम भी किया। मैम 53 साल की विधानसभा हो चुकी है बड़ौदा जी। 65 साल से पुरानी समस्या किसानों की, पानी जल भराव की, जी। ना तो कांग्रेस पे समाधान हुआ, ना एनएलओ पे हुआ, ना बीजेपी पे हो रहा है। आप कह रहे हो कि विकास कराया हमने बड़ौदा विधानसभा में, कहाँ? देखिए, जो जल भराव की समस्या है, न केवल वो विधानसभा बड़ौदा की, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी समस्या है। मुझे भी याद है मेरे क्षेत्र में भी इस तरह की कोई समस्या थी, तो उस समय पॉलिसी भी बनाई गई और सॉइल टेस्टिंग वगैरह का रखा गया कि जहाँ पर जल भराव लगातार होता है वहां पर भी सरकार की ओर से, जब किसान वहां पर फसल नहीं बो पा रहे हैं, तो वहां पर भी मुआवजा देने का एक शुरुआत की जानी चाहिए कि जब आप फसल का खराब हो जाती है तो फसल जो बर्बाद होती है उसका मुआवजा देते हैं, तो जहां हम फसल नहीं बो पा रहे हैं उसका भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ में जहां भी जल भराव की समस्या है उस क्षेत्र में या तो किसी प्रकार की, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साथ से टाइप हुआ था या मुरथल यूनिवर्सिटी से हुआ था, कि वहां पर किसी भी प्रकार से कोई प्लांटेशन करवा दी जाए या और कोई ऐसा समाधान कर दिया जाए, तो ये आपकी जायज बात है। इसके समाधान के लिए
हम लोग प्रयासरत थे और आगे आने वाले समय में भी हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ भी इस तरह की समस्याएं उस टाइम में आपके कांग्रेस के राज में 10 साल थे, उसमें एक बार किसानों को मुआवजा मिला था उस टाइम। जी बनवासा जी गढ़वाल इन किसानों को। जी जी देखिए, इसको पॉलिसी में इंक्लूड करने की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उठाई और आज भी हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे आप बनवासा और दूसरे गांवों की जो बात कर रहे हैं जहाँ पे जल भराव है, जहाँ भी हरियाणा के जिन भी हिस्सों में जल भराव की स्थिति कई सौ एकड़ पानी की वजह से, जो परमानेंट सेम की वजह से जो खराब है, वहां पर जरूर ये पॉलिसी में शामिल होना चाहिए कि जो किसान जिनकी जमीनें हैं, जिनसे न केवल फसल की बर्बादी बल्कि पशुओं में भी बीमारी लगती है, इंसानों में भी बीमारी लगती है, तो उसका समाधान भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसका मुआवजा मिले, हम उसकी मांग भी करें। शामली की सड़क है नहीं 20 साल से पुरानी है, आपका राज भी 10 साल से था, वो भी नहीं बन पाई है। इसीलिए हम लोग आप कह रहे हैं ना 10 साल में विकास कराया, 10 साल में की बड़ौदा विधानसभा का विकास बता रहा हूँ। आप 6 साल में बता दें बीजेपी ने क्या करवा दिया। एक सड़क आप गिनवा रहे हैं, हमने तो बड़े बड़े हाईवेज 4 लेन, हमारा मुझे अच्छे से याद है कि जिस समय यहाँ पर हम आए थे, सीपी जोशी जी आए थे और 4 लेन जी हमारे सभी साथी हैं, लोकल है। बाकी देखिए जो समस्याएं हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार तो बहुत ज्यादा करती है, काम इन्होंने कुछ किए नहीं। मान लीजिए हमारे समय में कोई सड़क रह भी गई है, जैसा कि हमारे भाई बता रहे कि वो बनी भी थी, है ना, बनी भी थी, मान लीजिए टूट भी गई है, तो बीजेपी सरकार बताए या जेजेपी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं या मार्केटिंग बोर्ड उनके पास है, तो वो बताएं कि उन्होंने इस राज्य में आके किया क्या है। तो हमारा तो आज केवल आने का मकसद जो है इस क्षेत्र में। कल डिप्टी स्पीकर पहुंचे थे कुमाना जी, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो धड़ों में बटी हुई पार्टी है जी, ठीक है। भूपेंद्र हुड्डा एक बार भी जो है अपने पूरे विधायकों के साथ इकट्ठा करके मीटिंग करके दिखाई, चैलेंज किया उन्होंने। कोई बात नहीं, डिप्टी स्पीकर को 6 महीने किस पार्टी में थे, 6 महीने पहले तो वो दूसरी पार्टी में थे, उन्होंने कहा जी वो पार्टी सही नहीं है, अब इसमें आ गए, डिप्टी स्पीकर बन गए, तो इनकी बात कर रहे हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो रहे हैं और पूरे क्षेत्र और पूरे विधायक उनके साथ हैं, और साथ ही साथ में हमारी पार्टी के अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा जी हैं। हम लोग सब इकट्ठे मिलकर हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के आप जो नेता अब आएंगे, उनसे आप जरूर पूछें कि फिर क्या कारण रहा कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल हार गया, क्या कारण रहा। वो तो हमारी टिकटें 1-2 गलत बढ़ गई, उसकी वजह से वित्त साहब या 1-2 लोग जीत गए, अदरवाइज तो ये पूरा मंत्रिमंडल इनका साफ हो गया था। और अब जो है, अब आप अभी भी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, न केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो जजपा के विधायक हैं, वो पूरी तरह से मुखर होकर अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने रामकुमार गौतम जी को सुना होगा, वो बोल रहे हैं, बबली जी बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट विधायक हैं हमारे महम से बलराज कुंडू जी, पहले वो उनके समर्थन में थे, अभी तो सरकार बने 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने के अंदर अंदर ही जो कि उनके अलायंस हैं या इंडिपेंडेंट एमएलए जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट दिया था, वो भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो लोकतंत्र में अपनी, हमारे यहाँ के इंटरनल डेमोक्रेसी है, पार्टी में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने और सुनने का मौका मिलता है। कैंडिडेट बड़ौदा से होगा या आपकी बार भी बाहर से कैंडिडेट आएगा? देखिए, जहाँ तक पार्टी कैंडिडेट की बात है, जिसकी जुडिक्शन जो है वो हमारे कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड है। जो भी फैसला हमारा कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड लेगा, एक प्रक्रिया है, जो भी पैनल होगा, जो भी बात होगी, हम लोग तो एक कार्यकर्ता की तरह, हमारा जो पार्टी का निशान है, हाथ का सिंबल है, हमारा जो भी कैंडिडेट आएगा हम लोग उसके लिए वोट मांगेंगे और उसी के लिए चुनाव पूरी तरह से लड़ेंगे। कैंडिडेट जो है, जैसा भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पार्टी, हमारा हाईकमांड जो भी कैंडिडेट देगा वही हमारा कैंडिडेट। जो जिस तरह से आपने कहा कि गठबंधन में दरारें हैं जी, तो क्या लगता है टूट सकता है गठबंधन? देखिए आगे होता है क्या, जब इनको राजस्थान जैसी हमारी बनी हुई चुनी हुई सरकारों पर, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोकतंत्र की हत्या, जिस प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं, इनका संविधान में कतई भी विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ये करेंगे ही। तो जिस तरह से क्या पूरी अमला जमला यहाँ पूरा इसका जो आप कह रहे हो लोकतंत्र की हत्या का मामला, तो बड़ौदा चुनाव में भी इस तरह का देखने मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक बड़ौदा का जो उपचुनाव है, वो तो 100% ये तय है कि कांग्रेस पार्टी इसको जीतने जा रही है और बहुत ही अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। और जहाँ तक जजपा और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की बात है, अनूप धानक जी को मंत्री बना रखा है। आप में से बता दें क्या महकमे है, कोई जिले में कोई दफ्तर नहीं, 5 करोड़ का उनका बजट नहीं, कोई स्टाफ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, एससीज के साथ भत्ता मजाक करने का काम किया है। और खुद जो है उनके उप मुख्यमंत्री हैं, 12 महकमे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी को नजर नहीं आता कि एक शेड्यूल कास्ट अगर मिनिस्टर आपने बनाया है
तो ऐसे महकमे तो दे दें कम से कम कि वो काम चला पाए। तो इनका तो देखिए कहने की बात इनके कुछ है, इनके जितने भी वायदे हैं, चुनावी वायदे हैं, वो सारे के सारे जो हैं जुमले साबित हुए हैं। और आने वाले समय में भी ये तो नामकरण, नाम इसका उधर से बदल दिया, उसका नाम इधर से बदल दिया। अब देखिए राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण की बात है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। राम मंदिर के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन आज के समय में, कोरोना जैसी महामारी के समय में, जहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए जाने की आवश्यकता है, जहाँ पर कोविड-19 स्पेशल सेंटर्स बनाए जाने की बात है, जहाँ पर पीपीई किट देने की बात है, जहाँ पर अच्छे मास्क और सैनिटाइजर देने की बात है, वहाँ पर ये सरकार जो है किसी मुद्दों से भटकाने का काम इस सरकार का है। लेकिन हमारी बड़ौदा की जो वहां जनता है, हमारे सभी साथी जो यहाँ पर अभी जो आए हैं, सभी समझदार हैं। वो ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा क्या है। दिखाने के हाथी के दांत कुछ और है, इनके खाने के कुछ और हैं। इन्होंने जो भी वायदे किए थे, चाहे वो 5100 पेंशन देने की बात कही थी, 2-2.5 लाख रुपया, 2-2.5 लाख रोजगार देने की युवाओं को जो बात कही थी, 2.5 करोड़ रोजगार जो है पूरे देश भर में देने की बात की थी। आज आर्थिक मंदी के दौर से हमारा पूरा देश, हमारा प्रदेश जो है वो जूझ रहा है। जीडीपी हमारी 3% से भी नीचे आ गई है। और आज जो है आप रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, रोजगार से निकालने का काम कर रहे हैं। जितनी भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज थी, वो जो है ज्यादातर बंद होने की कगार पे है। कोरोना की वजह से हमारे ज्यादातर लेबर जो है माइग्रेट यहाँ से कर चुकी है। कितनी बुरी भद पिटी है। अगर ये सरकार, जिस समय अनलॉक 1 हुआ था, अगर ये प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री जी उनको ये आश्वासन दे देते कि आप लोग अपने जगह से डिस्प्लेस मत हो, मत चलें, हम आपकी व्यवस्था खुद करवाएंगे। आपने जो है ऐसा जुलूस निकाला है लोगों को, ये महामारी उससे बढ़ी भी। जिस समय 500 कोरोना के केसेस थे, आपने पूरा का पूरा देश बंद कर दिया। आज करीबन 13 लाख केसेस आ चुके हैं, 30,000 से ज्यादा डेथ हो गई है। डेली 50,000 केसेस आ रहे हैं, तो आपने जो है वो पूरा देश खोल दिया। और आज हमारा जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, उसमें कह रहे हैं जी कि आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने। आप पक्के कर्मचारियों को भी तनख्वाह दे नहीं रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों को आप निकाल रहे हैं, एडहॉक वालों को आप निकाल रहे हैं। अभी पीछे केडीबी के कर्मचारियों को इन्होंने निकाल दिया, टूरिज्म के कर्मचारियों को निकाल दिया। और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 1 साल तक हम भर्ती नहीं करेंगे। जो हमारा युवा जो है वो तैयारी कर रहा था, एकदम से उन्होंने उनके पेट पर लात मारने का काम किया है। तो हम सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुए, सरकार तो कटोरा लेकर खड़ी हो गई। 5-5 रुपए स्कूल के बच्चों से लेंगे, किसानों से जो है वो अनाज लेंगे। तो सरकार अभी तो मार्च में, फरवरी के एंड में बजट पास हुआ था, इन्होंने कहा था हमने इतना बजट हमने दिया है। तो फिर क्या कारण है कि बजट पास होने के हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने इतना क्राइसिस क्रिएट कर दिया। सभी विधायकों की चली कोई बात नहीं, तनख्वाह काट दी, कर्मचारियों की काट दी। तो सरकार जो है आज केवल और केवल सारा खर्चा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में, केवल और केवल प्रचार प्रसार में कर रही है। ना किसानों को फसलों के दाम मिल रहे हैं, ना बच्चों को स्कॉलरशिप स्टाइफंड मिल रहा है, ना ही महिलाएं हमारी। आज क्राइम रेट में देख लीजिए, सोनीपत की अगर मैं बात करूं, क्राइम रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है। ये केवल हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम ऑफ इंडिया के जो नेशनल आंकड़े हैं उसके हिसाब से हरियाणा में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। डेली मर्डर हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। और महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध जो है उसमें हरियाणा एकदम से आगे जाता जा रहा है। और जो मुख्यमंत्रियों की रेटिंग हुई थी, आपने देखा होगा, आप पूछना जो मुख्यमंत्री जी आएंगे कि जो एक रेटिंग हुई थी उसमें आप सबसे नीचे कैसे आ गए। अगर आपने इतने ज्यादा कार्य किए हैं तो आप कह रहे इज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग बहुत ज्यादा आगे हैं। और हमारे भाई अभी जो पीटीआई के लिए बता रहे थे, देखिए पीटीआई 1983 जो हमारे समय में जिनकी भर्ती हुई थी, ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाले जाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें फैसला हम लोगों के हक में, जैसे कि एसवाईएल का मुद्दा जो कि हमारी लाइफलाइन है, वो हमारे हक में आया था। और लाइफलाइन जो हमारे हक में था उसको तो सरकार एग्जीक्यूट करवा नहीं पाई। और बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन सरकार ने जिनको रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया एकदम से, क्योंकि सरकार ने ये केस सही ढंग से परस्यू नहीं किया। इस वजह से, क्योंकि क्राइटेरिया, बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो कि सरकार के, इस सरकार के समय में, चाहे तहसीलदारों का पेपर लीक करने की बात हो, चाहे प्रोफेसर्स वाले में क्राइटेरिया फिक्स करने की बात हो, चाहे एचसीएस की जो मेन एग्जाम्स हुए थे उसमें जो है एग्जाम जब हुए उसमें पेपर लीक करने की बात हो, गलत प्रश्नों की बात हो, जुडिशरी के पेपर, यहाँ तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एग्जाम्स हो रहे थे उसमें 10वीं और 9वीं तक के एग्जाम्स जो है इसमें हुए।
तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनके परिवार जो कि 10-10 साल से हमारे स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, सरकार जो है कोई ना कोई ऑर्डिनेंस लाकर, कोई ना कोई रास्ता निकालकर संवैधानिक तौर पर इन पीटीआईज की दोबारा से ज्वाइनिंग कराए। वैसे भी सरकार को ये हिदायत दी गई थी कि लॉकडाउन के 5 महीने के बाद आप इसकी प्रक्रिया भर्ती की शुरू करें, लेकिन सरकार ने उसका इंतजार नहीं किया और एकदम से इनके पेट पर लात मारने का, नौकरी से इनको हटाने का काम किया। और इसमें से करीबन 50 के करीब ऐसे हमारे पीटीआईज हैं जिनकी की ड्यूरिंग द सर्विस उनकी डेथ हो गई। उनकी जो विडोज हैं या जो विडोवर हैं या उनके पेंशन के सहारे जिनके बच्चों का लालन पालन हो रहा है, उनकी और भी सरकार देखे। इस तरह से निर्दयी ना होते हुए फैसला लेकर पीटीआईज को जो है वो ज्वाइनिंग करने का काम करें। ज्वाइनिंग के साथ साथ जो लंबित भर्तियां हैं, बहुत से जेबीटी ऐसे हैं करीबन 6 साल से 7 साल होने वाले हैं, जो एचटेट का एग्जाम होता है उसकी एलिजिबिलिटी पहले 5 साल थी, अब उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 7 साल है। हमारे समय में जेबीटी की जो हमने भर्ती की थी, मुश्किल से इन्होंने उसकी ज्वाइनिंग कराई। अब जो है 6 साल में इन्होंने कोई भी जेबीटी की भर्ती नहीं निकाली, जिससे जो हमारा ये, तो सरकार नौकरी निकालने की बजाय नौकरी से निकालने का काम कर रही है। तो इन्हीं चीजों का जवाब बड़ौदा की जनता उपचुनाव में देने का काम करेगी।